गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है दृश्य कला के मूलाधार। इसके अंतर्गत हम छोटी चीज़ों को कवर करेंगे और ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। दृश्य कला के तत्व। हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि दृश्य कला किसे कहते हैं। दृश्य कला के जो तत्व हैं, उन तत्वों का कला के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, इनको किस प्रकार से देखा जाता है और इनका उपयोग किन किन चीज़ों में कला के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का दृश्य मानक रूप है। मतलब जब किसी कलाकार द्वारा किसी मानवीय आकृति की अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कला का चित्रांकन किया जाता है, तो उसमें जो अभिव्यक्ति की भाव, कला, सौंदर्य की जो परिकाष्ठा को प्रदर्शित करती है, जो मनुष्य अपनी अंदरूनी आत्मा से उस चित्र में भावों को उजागर करता है। रूप, श्रृंगार, तत्व, आयाम, ये चीज़ें जब उसमें प्रकट करता है तो वो दृश्य मानक के रूप में प्रदर्शित होती है। कहने का तात्पर्य है कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का दृश्यमान रूप है। जब व्यक्ति के अंदरूनी भावों की अभिव्यक्ति जब हम कला के माध्यम से करते हैं तो उसे दृश्य मानक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब प्रत्येक कला का चित्र रचना के लिए कहीं निश्चित मानदंडों व तत्वों का सहारा लेता है। मान लीजिए कोई चित्रकार यदि किसी चित्र का चित्रांकन करता है तो उसका चित्रांकन करने के लिए उसको निम्नलिखित बातों को अपने दृष्टिकोण में लाना पड़ता है। उन चीज़ों की वो सोचता है कि हमें यदि इस चित्रांकन में कर रहा हूँ तो इसमें मुझे किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसका चित्रांकन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और यदि हम किसी चित्र का चित्रांकन करते हैं तो उसका एक मापदंड होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई किसके अंतर्गत हमें इतना ये बनाना है। यदि हम किसी मानव आकृति का चित्रांकन करते हैं तो हमें पहले ये निर्धारित करना पड़ता है कि हमें इसके सर को लेके, इसके हाथों को लेके, उसके पैरों को लेके, उसके शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम किस प्रकार से एक मानक के आधार पर उसे रखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ सेंटीमीटर उसके हाथ पैर या उसकी बॉडी बनाई या उसके हाथ पैरों का या उसका सर का चित्रांकन किया। कुछ ये मापदंड होते हैं कि इस मापदंड पे ये चित्र का अंकन होगा, इस मापदंड पे इस चित्र का अंकन होगा। अब थोड़ी देर के लिए हम कोई प्रकृति चित्रण का चित्रांकन करते हैं तो प्रकृति जो चित्रांकन करते हैं तो हम उसमें यदि हम किसी दृश्य का चित्रांकन कर रहे हैं तो हम उसमें ये देखना पड़ेगा कि घर हमें कितने बड़े बनाना है, कितने छोटे बनाना है, वहाँ पर के पेड़ पौधे कितने हैं, वहाँ पर रिवर्स आ रही है और उसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमें उसको किस आधार पे अंकित करना है और कितने बड़े बनाना है, कितने छोटे बनाना है। यदि यदि सूरज उग रहा है तो उसको हम कितना बड़ा दिखाना है। ये चीज़ें छोटी चीज़ें होती हैं जो मापदंडों के आधार पर तत्वों का सहारा लेके उसका चित्रांकन करते हैं। और इसी से एक कुशल कलाकार जो उसका व्यक्तित्व का चित्रांकन करता है, इसी के आधार पर वो उसका चित्रांकन अपने कला के अंतर्गत करता है। ठीक है बच्चों, यदि अब हम बात करें कि वो अपनी कला को कलात्मकपूर्ण प्रयोग से वह अपनी प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। दृश्य कला के निम्नलिखित तत्वों की जो प्रधानता होता है चित्रकला में उसका प्रयुक्त किया जाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कला का चित्रांकन कर रहे हैं तो उसमें निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जब कोई कलाकार किसी कला को कुशलतापूर्वक उन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी चित्र को या चित्रांकन को या किसी प्रकार की जो उसकी जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चित्रांकन करता है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में या कला दृश्य के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने नोट करके उनको छोटी छोटी बिंदुओं पे अंकित करते हैं, और जो चित्रकला की प्रधानता भी कहलाई जाती है, इसी को दृश्य कला कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो चित्रकला के जो बिंदु हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 6 तत्व इसके हैं। दृश्य कला के 6 तत्वों का वर्णन हम इसमें करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये इनका महत्व और इनकी स्थान कला में क्या है। ठीक है, अब यदि हम लाइन की बात करें, रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत या अंतराल, यदि हम इन 6 चीज़ों की बात करें तो कला इन्हीं 6 चीज़ों के मद्देनज़र घूमती हुई हमें प्राप्त होती हैं। इन्हीं 6 चीज़ों के अंतर्गत हमें कला का पूर्ण सार मिलता है। यदि हम रेखा की बात करें, बिना रेखा के कोई भी चित्र का चित्रांकन नहीं किया जा सकता है। तो जब हम कोई चित्रकार किसी चित्र का चित्रांकन करता है तो वो बिना पेंसिल या ब्रश के नहीं कर सकता है। रेखा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किसी चीज़ की परिकाष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली जो रेखा को प्रदर्शित करते हैं उसको हम लाइन मार्क के तौर पे हम उसे प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में दूसरा है आकृति, फिर है तीसरा वर्ण है, फिर चौथा तान है, फिर 5वां पोत है और 6ठा अंतराल है। हम इन 6 तत्वों का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब पहला है रेखा। रेखा होती क्या है, हमें पहले ये समझना होगा। ठीक है, कि रेखा कला के लिए कितना महत्वपूर्ण होती है, इस चीज़ का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब रेखा लाइन भावों को चित्रांकन स्वरूपों में व्यक्त करने की जो मानवीय इच्छा ने इसी को रेखा को जन्म दिया। मतलब भावों को चित्रांकन रूपों में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा ने ही रेखा को जन्म दिया है। और रेखा प्रारंभ से ही कला में मूलाधार के रूप में मानी जाती है। अवध गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा की सृष्टि होती है। यह कला का सरलतम व सार्वभौमिक तथा सर्वप्रति प्राचीन माध्यम है। कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपको पहले बोला था कि कला का अस्तित्व रेखा पर आधारित है और रेखा का अस्तित्व कला पर आधारित है। यदि हम रेखा ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मानवीय जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में जिनका प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं रेखाओं से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने घर में रहते हैं तो हम जब मकान का जब नक्शा बनाते हैं तो उसके अंदर का रेखाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम आड़ा तिरछा भी तो बना सकते हैं, हम एकदम सीध पे क्यों बनाते हैं। एकदम हम कहते हैं कि यदि हम कोई चीज़ मकान का नक्शा या कमरा बना रहे हैं तो एकदम उसका चारों तरफ का जो कोना है उसको एकदम बराबर होना चाहिए, उसमें कहीं पर 1 इंच का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सारी क्या होती हैं, रेखाओं से रिलेटिव होती हैं और जो मानवीय इच्छाओं के माध्यम से रेखा को जन्म दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि रेखाओं का मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है और उसका अस्तित्व भी बहुत ज़्यादा रहता है। और रेखाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही जाती है वो बिंदु टू बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट उसको प्रदर्शित करती है,
उसी से ही कोई चीज़ का डायग्राम, किसी का चित्रांकन, किसी का आकृति का निर्धारण चित्र के माध्यम से किया जाता है। जो सार्वभौमिक है, जो सर्वप्रिय है, जो हर कोई इसको जानता है और सर्वप्राचीन है। ये प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। ये माध्यम आज का नहीं है, ये जब से कला का अस्तित्व, यदि हम कहें कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तब से कला का जो रेखा का जो अंकन है तभी से माना गया है। यदि हम रेखा की दशा की बात करें, यदि हम रेखा की दशा की बात करें, कहने का तात्पर्य है जब हम कोई दिशा को इंडिकेट करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, हम कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपने देखा होगा उसे एरो के माध्यम से, तीर के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। हम यदि तीर के माध्यम से नहीं उसे प्रदर्शित किया जाता है, हम रेखाओं के माध्यम से तो उसे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप किस प्रकार से कहते हैं कि भैया ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए, हमारी जो शंकाओं की जो निवारण करने के लिए हमने रेखाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम उसको किसी प्रतीक के तौर पे भी देखते हैं, उसको कलात्मकता के तौर पे भी देखते हैं, तो जीवन की महत्वपूर्ण इकाई भी मानते हैं। आप प्रत्येक रेखा किसी न किसी दिशा में इंगित करती है। चित्रकित रेखाओं में प्रायः 3 प्रमुख दिशाएं होती ना। मैंने आपको पहले बताया था, हम यदि किसी मकान का चित्रांकन करते हैं, किसी मकान को बनाते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, और क्षैतिज और उर्वरक और कर्णवत। मान लीजिए हमने कोई एक कमरा बनाया, उसमें हमने देखा भैया उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी क्या चौड़ाई, लंबाई और जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हमें एकदम सटीक चाहिए। तो इसका उर्वरक किसे कहते हैं? अब हम कहेंगे इसे क्षैतिज। इसको अगर यदि हम क्षैतिज के तौर पे मान रहे हैं और इसे उर्वरक के तौर पे दर्शाएं, और इसे कर्ण के आधार पर इन चीज़ों का महत्व इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा इसका महत्व रहता है। ठीक है। अब हम जो रेखा है, रेखा की दिशा को हमने तो आपको बता दिया कि हम रेखाओं के माध्यम से दिशा को प्रदर्शित करते हैं, चाहे क्षैतिज दिशा में हो या ऊर्ध्वाधर दिशा में हो या कर्णवत दिशा में हो। इस चीज़ का अंकन हमने कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान होता है। अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो, जब हमने अंकन के आधार पर मतलब हम रेखा के जो चित्रांकन को होता है, जो रेखा को हमने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। औपचारिक रेखाएं, औपचारिक रेखाएं कौन होती हैं, क्या होती हैं? जो रेखाएं यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं वो औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी कलाकारों या कलात्मक रूपों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। जो ये वाला है इसको देखिए, औपचारिक रेखाएं, जो रेखाएं यंत्रों के माध्यम, मान लीजिए यदि आप कोई रेखा खींच रहे हैं किसी स्केल के माध्यम से, किसी फीते के माध्यम से, किसी कंपास के माध्यम से, ऐसी बहुत सी टेक्निक आ चुकी हैं। किसी गामा किरण के माध्यम से या किसी लेज़र किरण के माध्यम से, हम बड़ी बड़ी कंपनियों में लेज़र के माध्यम से सटीक लाइनें खींची जाती हैं, उसका ग्राफ बनाया जाता है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से इत्यादि चीज़ों से रेखाएं जब खींची जाती हैं वो कृत्रिम तौर पर होती हैं, वो यंत्रों के माध्यम से बनाई जाती हैं। हम किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं। यदि हम लंबवत रेखा खींचें, तो यदि हम किसी स्केल का सहारा ले लें तो वो भी तो एक यंत्र के तौर पे देखा जाता है। यदि स्केल पहले ज़माने में हुआ नहीं करते थे, पहले तो लोग एक अनुमानित तौर पे अपने हाथों से रेखाएं खींचते थे। आज के युग में हम क्या करते हैं, यदि हम किसी चीज़ का डायग्राम भी बनाते हैं, अगर उसे सटीक बनाना है, उसका कोण, उसका आधार, उसका चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यदि हम प्रकार की बात करें, स्केल की बात करें, या फीते की बात करें, या जो कंपास की बात करें, या लेज़र किरणों की बात करें, ये चीज़ें यंत्रों के माध्यम से खींची जाने वाली रेखाओं को औपचारिक रेखाएं कहा जाता है। जो उपयोगी
रूपाकारों का निर्माण करती है। हम उसके माध्यम से एक सटीक डायग्राम बना सकते हैं, सटीक चित्रांकन किया जा सकता है, ठीक है। यदि हम उसको 3D आयाम भी बना सकते हैं तो वो क्या होता है, जो अगर हम 3D आयाम बनाते हैं तो वो हमें कृत्रिम माध्यमों से ही बनाए जाते हैं। अब दूसरा है अनौपचारिक रेखाएं। अनौपचारिक रेखाएं कौन सी होती हैं, जो हमारे हाथों के माध्यम से खींची जाती हैं, जिसे हम आड़े तिरछे किसी भी एंगलों से दिशा में। औपचारिक रेखाएं हाथ से खींची गई रेखाएं अनौपचारिक रेखाएं कहलाई जाती हैं। यदि आप इस पेंसिल से किसी धरातल पर किसी लंबवत रेखा खींचते हैं, वो किसी प्रकार की भी रेखाएं हो सकती हैं, आड़ी तिरछी किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, अनौपचारिक रेखाएं होती हैं। और प्रभावपूर्ण ढंग से खींची गई रेखाएं भावों की प्रतीक भी होती हैं। यदि हम किसी भी प्रकार की यदि आप रेखाएं प्रदर्शित करते हैं, या लंबवत करते हैं, या क्षैतिज रेखाएं करते हैं, या समतल रेखाएं का अंकन करते हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार का भाव की प्रतीक होती है। रेखाओं का प्रतीकात्मक महत्व होता है। भले ही रेखा किसी भी प्रकार से खींची जाती है, यदि आप किसी भी प्रकार से यदि रेखाएं खींच रहे हो तो उसका कोई ना कोई महत्व होता है। यदि आपने किसी रेखा का चित्रांकन धरातल पे या किसी भी पेपर पे या किसी भी चार्ट पे किया है, तो आपने कोई रेखा खींची है, तो आप जानते हैं कि आपने ये क्या खींची है, आपकी भावात्मक उससे जुड़ी हुई हैं, आपके हृदय पे यदि वो चीज़ उभर के आई है, तो ये चीज़ मुझे ये रेखाएँ खींचनी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, उसका अस्तित्व है। ये चीज़ें भावात्मक कहलाई जाती हैं। किसी न किसी प्रकार से उनका अर्थ होता है। यदि आपने किसी प्रकार की रेखाएं खींची है, उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं खींच कर आप क्या प्रदर्शित करना है, आपने यदि उससे कहा कि भैया आपने आड़ी तिरछी रेखाएं खींची, तो आपने कहा कि मैंने ये वाला चित्र बना दिया है। यदि आपने कोई लंबवत तिरछी आड़ी कैसी भी रेखाएं खींची हैं, आपने कहा कि इसे भगवान गणेश का प्रतीकात्मक रूप इसमें मैं दर्शाना चाह रहा हूँ, तो वो आपके अंतर आत्मा की जो रेखाएं खींची, जो अपने भावों को व्यक्त करने के तौर पे जो रेखाएं खींची हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक महत्व का होता है। भले ही वो रेखा किसी भी प्रकार से खींची गई है, एक अर्थ निश्चित होता है, उसमें एक अर्थ कहीं ना कहीं निर्धारित होता है। जहाँ एक और इसके माध्यम से दूरी वह निकटता को प्रकट किया जा सकता है। आपने एक बिंदु से लंबवत रेखा किस माध्यम में खींची है, जो एक छोर से दूसरे छोर में जो रेखाएं खींची हैं, उसकी जो मध्य की दूरी और निकटता की दूरी को प्रकट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम में शाश्वतता, आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता, शांति, गति आदि कितने भी प्रकार से आपने उसको खींच सकते हो, और उसके मूर्ख रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। रेखाओं को खींचने का कोई भी तरीका नहीं है, वो से अपने हिसाब से व्यक्ति उसको प्रदर्शित करता है। ये नहीं कि ये एक लंबवत रेखा में, एक लंबवत सीध में ही आपको रेखाएं खींचनी है, ऐसा नहीं है। आप उसे किसी भी भाव में खींच सकते हो, उसे आकांक्षाओं में, विश्राम की, या व्याकुलता या शांति, गति में भी किसी प्रकार की उसमें भी आप इसको खींच सकते हैं, उसका चित्रांकन कर सकते हैं, अंकन कर सकते हैं। यदि हम रेखाओं के प्रमुख भावों को देखें तो वह दो प्रकार से खींची जा सकती हैं। क्या उसके प्रकार होते हैं दो प्रकार। सरल रेखाओं में निश्चित और कठोरता प्रकट होती है। यदि कोई सरल रेखाएं खींची है, उसमें क्या होता है, कोई निश्चित दूरी तक की जो रेखाएं खींची जाती है, उसको किस प्रकार से प्रकट जाती है, इससे कठोर रेखाएं कठोरता उसमें प्रकट की जा सकती है। यदि आपने कोई लंबवत रेखा खींची, मोटी खींची, तो उसमें कठोरता प्रकट होती है। अब यदि घुमावदार रेखा या सतिल रेखाएं आपने खींची हैं, तो उसमें कोमलता का प्रभाव प्रकट होता है। उसमें कोमलता का दृश्य हमें प्रकट होता है कि भैया ये कोमलता वाली रेखाएं जो हमने खींची हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में उस चीज़ का दर्शन मात्र कराता है। ठीक है, अब आते हैं हम जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा। अब हम कहें कि बल तथा गति के अनुसार रेखाओं को किस प्रकार से हम खींचते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ आप इसमें देखोगे। अब पहली उसको भी हम 6 तरीके से खींच सकते हैं। पहला जो आपके ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। जो पहला है बल
तथा गति के अनुसार रेखाओं के प्रकार। आज दुर्बल रेखाएं, एकदम पतली सिकुड़ी सी रेखाएं आपने खींच दी, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल रेखाएं। और शाश्वत रेखाएं, कोमल रेखाएं, कठोर रेखाएं, कोमल किनारों वाली रेखाएं, कटे फटे किनारों वाली रेखाएं या टूटी फूटी रेखाएं। आप समझ गए होंगे कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आपने कोई कोमल रेखा, एकदम प्यारी सी रेखा खींची, हम उसमें अगर हम उसमें हल्का सा एक भाव दिखाई देता है कि इसमें कोमलता प्रदर्शित हो रही है। या कठोर रेखाएं, अगर आपने बड़ी मोटी दार रेखाएं खींची जिसमें एक अकड़पन है, इसमें आड़ी तिरछी रेखाएं, किनारे कोमल किनारे वाली रेखाएं, कटी फटी किनारे वाली रेखाएं इत्यादि टूटी फूटी रेखाएं आप अपने माध्यम से उसको अंकित कर सकते हैं। अत्यधिक मुड़ी हुई रेखाओं में शांति क्रियाशील एवं प्रभावशाली होती हैं, और दूसरी ओर अधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में मानसिक असंतुलन, आकांक्षा, निश्चित हलचल, संघर्ष आदि को व्यतीत करती हैं। ये चीज़ें इस चीज़ को भी निर्धारित करती हैं, इस चीज़ का भी अनुमान लगाती हैं कि हम किसी प्रकार से जब यदि हम टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं तो हम उस व्यक्ति की मानसिकता असंतुलनता को भी प्रदर्शित करते हैं, उसकी आशंका, उसकी अनिश्चितता, उसकी हलचल, उसकी संघर्ष की इत्यादि हम उसका आंकलन, उस व्यक्ति के बारे में उसका आंकलन कर सकते हैं कि हम वो किस प्रकार से रेखाओं का चित्रांकन धरातल पर कर रहा है। यदि हम क्षैतिज रेखाएं विश्राम, शांति तथा निष्क्रियता आदि को व्यक्त करती हैं, जो एकदम शांत होकर जो लंबवत रेखाएं की जाती है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई प्रकार की गति नहीं होती है, और उसमें किसी प्रकार का भी निष्क्रियता प्रदर्शित होती है। और तिरछी रेखाएं, कर्णवत रेखाएं संक्रमण, शांति, शीतलता को प्रकट करती हैं। और दूसरी ओर रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? जो ये जी वाली रेखा, कुंडलित रेखाएं लयपूर्ण को प्रदर्शित करती हैं। एक बिंदु से संबंधित एक पुंज रेखाएं कहलाई जाती है, जिसमें प्रसार, एकाग्रता और शांति, शोभा आदि को व्यक्त किया जा सकता है। अब जो रेखा है उनके भाव जो महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार चाहे आप नेट के पेपर दीजिए या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, या आप इंटर हाई स्कूल की परीक्षाओं की बात करें, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसमें महत्वपूर्ण लिखा है। आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इन चीज़ों को आप उतार लीजिएगा सिलसिलेवार तरीके से। रेखा है उनके प्रभाव। अब लंबवत रेखा आकांक्षा को प्रकट करता है, क्षैतिज रेखाएं विश्राम को प्रकट करता है, कर्णवत रेखाएं व्याकुलता व बेचैनी को प्रदर्शित करती है। अब कोणीय रेखा क्या होते हैं? असुरक्षित रहती हैं, ठीक है। एक पुंजी रेखाएं स्वच्छादनता को प्रदर्शित करती हैं। चक्रात्मक रेखाएं निरंतरता को प्रदर्शित करती हैं। प्रभावी रेखाएं गति को प्रभाव करती हैं। प्रभावी मतलब प्रभाव, जिसमें कहते हैं ना कि हम नदी का प्रभाव, नदी में गति है, उतना तीव्र गति से वो बह रही है, इसलिए हम उसे प्रभावी रेखा कहना भी उसे अनुचित नहीं है। वो उसी पे ही, ये प्रभावी रेखा उसी को इंडिकेट करते हुए रखा गया है, ठीक है। अब रेखाओं की, अब यदि हम बात करें रेखाओं की परिप्रेक्ष्य प्रभाव की बात करें, रेखाएं द्विआयामी होती हैं, किंतु विशेष पद्धति से इन्हें प्रयोग करने पर रेखाएं त्रिआयामी भी कही जाती है। मैंने आपको बताया ना, आज की डेट में क्या होता है, हम जिसे 3D कहते हैं, 3D का जो 3D जो शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है। वो अगर हम उसे हिंदी का अगर उसे हिंदी में उच्चारण करें, वो त्रिआयामी रेखाएं कही जाती हैं। उसमें त्रिआयामी रेखाओं का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं, जो रेखाओं के जो परिप्रेक्ष्य प्रभाव होते हैं, उसके अंतर्गत जो द्विआयामी और त्रिआयामी होती है, उसके अंतर्गत जो बिंदु एक है, गहरे तल से युक्त तथा मोटी रेखाएं निकटता प्रदर्शित करती हैं। अब गहरे तल से मतलब जो समांतर होती हैं, जो धरातल से सटी होती हैं, और मोटी रेखाएं होती हैं, निकटता उनके बीच में दूरियां कम होती हैं, और हल्के बालों वाली बारीक रेखाएं दूरी को प्रदर्शित करती हैं। जब एकदम बारीक रेखाएं जो एक लंबवत दिशा में किसी दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वो रेखाओं दूरी को प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न कोणों का उपयोग करने वाली रेखाएं वस्तु के
घन तथा विभिन्न तलों को प्रदर्शित करती हैं। मतलब किसी आपने कोई आयत बना रखा है, कोई ट्रायंगल या रेक्टेंगल, कोई भी डायग्राम आपने बनाया है तो उसका तल होता है, उसको तल को प्रदर्शित करना है, उसका घनत्व होता है। ठीक है, उन सभी को निकालने के लिए, उन सभी कोणों का माध्यम या उसका तल या घनत्व का प्रति क्षेत्रफल निकालने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब रेखा वामन के द्वारा वस्तुओं में गहरे प्रभाव और गहरे तलों का, प्रकाश का छाया प्रभाव उनमें प्रदर्शित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये किसी तल की रेखाओं को भी प्रकट करता है। रेखा वामन के द्वारा रेखाओं में उभरे हुए गहरे तलों को छाया प्रकाश के माध्यम से हम आप दिखा सकते हैं। यदि आपने कोई घड़े का चित्र बना रखा है, या आपने कोई सेब का चित्र बना रखा है, कोई बाल्टी का चित्र बना रखा है, उस जब आप बाल्टी का चित्र बनाते हैं तो उसके पीछे जो उसकी छाया प्रदर्शित होती है, कहीं ना कहीं आप उसे छाया प्रदर्शित करते हैं तभी वो सजीव तौर पे दिखता है ना। यदि किसी मनुष्य का चित्रांकन करते हैं, आप सीधे मनुष्य बना देते हैं या आपने तो उसका एक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम छाया बोलते हैं। हम अब आपने कई बार ये चीज़ देखा होगा, जब आप चलते हैं तो आपके छाया प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये इसी रेखा का भाग कहलाया जाता है। अब दृश्य के आधार पर जो ये तीसरा वाला है इसे देखिए। अब दृश्य के आधार पर आकृतियों के दो भेद किए जा सकते हैं, सदात्मूलक आकृति और अकर्मक काल्पनिक और सूक्ष्म कीर्ति। ये चीज़ें को दो प्रकार से हम विभाजित किए जा सकते हैं। अब इसमें प्लेटो ने भी अपने आकृति के लिए दो भेद दिए हैं, जिसके अंतर्गत सापेक्ष और निरपेक्ष ये चीज़ें हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे हम पढ़ेंगे आकृति का वर्गीकरण, नियमितीकरण, अनियमितताएँ और सक्रियताएँ, और इसकी सहायक आकृतियाँ और आकृति के प्रभाव क्या होते हैं, इन चीज़ों का वर्णन हम कल की वीडियो में आगे करेंगे। आप लोगों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और इसके जो नोट्स हैं, जो मैंने आपको इसमें पॉइंट लगाए रखे हैं, इनका अपनी कॉपी में इसको लिखें और इसका फिर अध्ययन करें, क्योंकि ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आगे होने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये बहुत अपने आप में ये जो अध्याय दूसरा है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब इसी का जो क्वेश्चन बनते हैं, इनके जो प्रश्नावली जो तैयार होगी उनका मैं एक एक क्वेश्चन आपके सम्मुख पुट अप करूँगा और उनका अध्ययन हम धीरे धीरे करेंगे और उन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में सिलसिलेवार तरीके से उतारते जाएंगे और उसके बाद आप मुझे उन क्वेश्चनों को दिखाएं और उसका मैं आकलन करूँगा कि आपने उसको सही तरीके से किया है या नहीं किया है। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।